पहले आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस और अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पिटारा खोल दिया है दिल्ली के चुनाव की। जी हां, बात करें दिल्ली के चुनाव के, जहां पे भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और कई सारे ऐलान यहां पे किए गए हैं। जी हां, वही दिल्ली जहां गोवा और सिक्किम को छोड़ दें तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम दिल्ली के लोगों की है। बेरोजगारी दर देखें तो पूरे देश में बेरोजगारी की संख्या सबसे कम दिल्ली में है। फिर भी यहाँ जब चुनाव आ रहे होते हैं तो महिलाओं को 2 से 2,500 रुपये तक हर महीने देने का चुनावी वादा करना पड़ता है। रसोई गैस पर 500 रुपये सब्सिडी का ऐलान करना पड़ता है। कोई बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा करता है, कोई 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज का वादा करता है, कोई मुफ्त बिजली पानी का वादा करता है। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? इतनी तरक्की के बाद भी क्या बड़े पैमाने पर वाकई मुफ्त इलाज की, मुफ्त योजनाओं की ज़रूरत है? अगर है तो फिर तरक्की किस बात की? या फिर ज़रूरत आम लोगों को कम, राजनीतिक दलों को ज़्यादा है? एक और सवाल, ज़रूरत किसी की भी हो, लेकिन इससे क्या वाकई खतरनाक ट्रेंड शुरू नहीं हो गया है? या फिर जब सरकारी खजाना भरा हो तो कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर उसे लुटाने में परेशान ही क्या है? ये कई सारे सवाल उठते हैं। आज उन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे अपने इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनमोल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पद्मनाभन और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में और मेरा नमस्कार। शुरुआत में रोहन गुप्ता जी आपसे करूंगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने अपना संकल्प पत्र की पहली कड़ी यहाँ पे जारी की है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आमतौर पे फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ी का विरोध करती रही है। उसके बावजूद भाजपा को संकल्प पत्र में ऐसा लगा कि वो आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से कंपटीशन में चीज़ें आगे बढ़ के ऐलान करना पड़ रहा है। तो ये चुनावी मजबूरी है या फिर वाकई राजनीतिक तौर पर जरूरी है? नहीं लक्ष्मण जी, मैं इसको मजबूरी नहीं मानूंगा। जनता का जहां अधिकार है वहां पे उसको अधिकार देना मैं नहीं मानता हूं कि रेवड़ी ये सरकार की, मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी है कि देश की जनता को, उस राज्य की जनता को जहां जो जरूरत है उसके हिसाब से उसको लाभ पहुंचाए। फर्क क्या होता है कि जब आप लक्ष्मण जी, जब आप कोई भी प्रॉमिस करते हैं, आपकी नीयत क्या है? पहली बात तो आपकी नीयत उसको ईमानदारी से इंप्लीमेंट करने की है या नहीं है। दूसरी बात, आपकी नीयत है पर आपका जो संसाधन इकट्ठा करने की आपकी शक्ति है या नहीं है। ये दोनों चीजें आपको बैलेंस करना आना चाहिए। एक, इम्प्लीमेंटेशन में नीयत अच्छी होना और दूसरा संसाधन इकट्ठे करना। ये दोनों चीज भाजपा ने, जहां जहां भी भाजपा की सरकार है वहां पे उसने करके दिखाया। और दूसरी पार्टी आप देख लीजिए, हम आम आदमी की बात करते हैं, जो यहाँ पे उन्होंने महिलाओं को राशि देने की बात की। पंजाब में कितने चुनाव के कितने साल हो गए, आज भी महिला, एक भी महिला को, पंजाब की महिला को जो वादा किया वो नहीं पूरा किया, वो रेवड़ी हो जाती है। हम हिमाचल की बात करें, कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कहा था पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जाएगी, सबको लाभ मिलेगा। आज भी करीब 8,000 करोड़ से ज्यादा पैसे जो है बकाया है सैलरी के। तो रेवड़ी तब कहा जाता है कि जब आप वादे करते हैं, आपके पास संसाधन नहीं होने के कारण देश की जनता को, आप राज्य की जनता को गुमराह करते हैं। कर्नाटक में देखिए, उन्होंने जो बस फ्री बस सेवा है उसको चालू रखने के लिए किराए जो है 20% बढ़ा दिए। तेलंगाना में भी आप देखिए वही हाल है। तो फर्क ये होता है कि जब आप संसाधन को जुटाए बिना वादा कर देते हैं, फिर आपको उसमें चोरी करनी पड़े, तो मुझे लगता है कि देश की जनता के साथ ये द्रोह है। भाजपा ये काम कभी नहीं करती। दूसरी बात, हम दिल्ली पे हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो केंद्र की योजना थी उसको लागू भी नहीं होने दिया। किसान सम्मान निधि की बात करें या हम लोग प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की बात रोहन करें, गुप्ता जी, मैं इस पे आऊंगा। मैं एक सवाल और आपसे पूछ लूं, मैं आप इस मुद्दे पर आऊंगा अलग से, इस पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जवाब दूंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं। आपने कहा जहां संसाधन है उन संसाधन के आधार पर देने में अगर कोई ऐलान किया जाता है तो रेवड़ी नहीं है। मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि संसाधन तो वही है जिस संसाधन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी कर रही है, फिस्कल पोजीशन वही है जिस पर अगर मान लिया जाए आप सत्ता में आते हैं तो जिस पर आगे आप काम करेंगे, तो संसाधन का वही संसाधन का इस्तेमाल करना है। तो यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो भी चुनावी वादे किए वो भी रेवड़ी नहीं कहलाएगा तब तो? बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी ने जो सालों के संसाधन पड़े थे उसको बर्बाद कर दिया। जो स्टेट हमेशा से फिस्कल सरप्लस होता था, ये 23-24 में फिस्कल डेफिसिट में चला गया। उन्होंने संसाधन जटाए नहीं है, उन्होंने सिर्फ खर्च किया है।
अगर उनमें वो कैपेबिलिटी होती तो करके दिखाते। और आज इसीलिए लक्ष्मण जी वादे पूरे करने की बात तो कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे आप देखिए, यमुना का बात करें, प्रदूषण की बात करें, जो योजना पंजाब में भी पूरी नहीं की उसकी बात करें, नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हकीकत जनता को मालूम चल जाएगी तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। वो जाने दीजिए, जिस प्रकार से शराब घोटाला किया, दिल्ली की जनता के विश्वास पे कुठाराघात किया उन्होंने। जनता कैसे भरोसा करेगी कि जिसको आम आदमी के नाम पे भरोसा किया, शराब कांड किया। शीश महल देखिए आप, शीश महल ने जो अरविंद केजरीवाल की इमेज, जो उन्होंने छवि बनाने का प्रयास किया, उसको तहस नहस कर दिया। जनता को हकीकत मालूम है लक्ष्मण जी, ये ऐसी ठीक है, पार्टी थी जो इकट्ठे बहुत सारे संसाधनों का मुद्दे जो पिछले दुरुपयोग एक करके महीने से रोहन जी, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। हाँ, ठीक है, ये सारे मुद्दे ऐसे, शीश महल और बाकी चीज़ जिस पे काफ़ी चर्चा पहले भी हो चुकी है, लेकिन आपने जो एक बात कही वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसपे मैं अनमोल जी से रिएक्शन लेना चाहूँगा कि रेवड़ी आपने भी नहीं किया, लेकिन आपने चूंकि संसाधन नए सिरे से जुटाए नहीं, संसाधनों को आपने बर्बाद किया। लेकिन आम भाजपा का कहना है कि हम आएंगे तो हम संसाधनों को बर्बाद नहीं करेंगे, हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए मुफ्त की योजनाओं का ऐलान करें, जिसको हम रेवड़ी नहीं कह सकते। अनमोल जी, 2013 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तब लोग अक्सर ये पूछते थे कि भाई आप पैसा कहां से लाओगे, आप 24 घंटे मुफ्त बिजली, पानी, विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देने का वादा कर रहे हैं, तो आप पैसा कहां से लाओगे। और उस समय दिल्ली सरकार का बजट 36,000 करोड़ रुपए हुआ करता था। आज 10 साल बाद हम लोगों को 24 घंटे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इको हो रही है आवाज, 24 घंटे इनकी आवाज को, 24 घंटे मुफ्त पानी, विश्व स्तरीय शिक्षा, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं देने के बावजूद आज दिल्ली का बजट मुनाफे में चल रहा है। ना किसी भी तरह का कोई टैक्स लगाया गया, ना किसी भी तरह का जनता के ऊपर कोई बोझ डाला गया, बल्कि उनके टैक्स के पैसे को बेहतर सुविधाओं के माध्यम से उन्हें वापस किया गया। और आने वाले समय में हमने जो योजनाएं अभी जिनकी घोषणा की है, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, जिसके तहत हम दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपए प्रति माह देंगे, चाहे वो संजीवनी योजना हो, जिसके तहत हम 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग को न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में भी मुफ्त इलाज देंगे, वैसे ही पुजारी और ग्रंथियों के सम्मान के लिए हमने प्रति माह 20,000 रुपए महीने का आयोजन किया है। तो दिल्ली की जनता को भरोसा है कि हम अपने किए गए वादों को पूरा करते हैं। आज पिछले 10 साल में 1947 से लेकर और 2014 तक दिल्ली में केवल 24,000 क्लासरूम हुआ करते थे। पिछले 10 साल में हमने नए 25,000 क्लासरूम बनाए। 1947 से लेकर और 2014 तक दिल्ली में केवल 68 फ्लाईओवर थे। पिछले 10 साल में हमने 39 नए फ्लाईओवर बनाए। हमने दिल्ली में पिछले 10 साल में 533 नए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई, 6800 किलोमीटर की नई सीवर पाइपलाइन डाली। हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में हमने इतना काम किया है जितना आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई। तो दिल्ली की जनता जो है हमारे सारे काम जो है वो बखूबी जानती है और देख रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जिसने वादा किया था 10 साल पहले कि वो 10 नए स्कूल, 200 नए कॉलेज खोलेंगे, वो पूरा नहीं किया। पूर्वांचली जो हमारे भाई बहन है, 40 लाख जो दिल्ली में रहते हैं, उन्हें वादा किया था कि उन्हें मालिकाना हक दिया जाएगा, वो पूरा नहीं किया। जहां झुग्गी वहां मकान 2022 तक वादा किया था दिल्ली की जनता को, आज केवल 4700 लोगों को वो मकान दे पाए हैं। हालांकि अनमोल जी, भाजपा तो आज कह रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करके भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम झुग्गी में अटल कैंटीन चलाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सारी झुग्गियों में आम आदमी कैंटीन चलाने का वादा किया था, कहीं पे पूरा हुआ नहीं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, लेकिन किसने अपने वादे को पूरा किया, इस पर भी आप लोग से पूछेंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा जी है। नीरज मिश्रा जी, जिस तरीके के ऐलान आम आदमी पार्टी ने किए और अब भाजपा कर रही है, तो आपके तो ऐलान बड़े फीके पड़ गए। लक्ष्मण जी, देखिए, हम लोग एक बिजनेस चैनल पर हैं तो थोड़ी गंभीरता वाली बात कर लेते हैं कि इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति क्या है। आप सिर्फ जो इन्फ्लेशन के आंकड़े निकालते हैं वो अक्रॉस सेक्टर एवरेज करके आप देते हैं, लेकिन जो रिटेल इन्फ्लेशन, जो होलसेल इन्फ्लेशन और सबसे ज्यादा जो हमारे पास फूड प्राइसिंग की जो इन्फ्लेशन है, अगर आप वो देखें तो वो तो छत के पार जा चुकी है। तो जब आम आदमी की रसोई के ऊपर हर बार इन्फ्लेशन का जो डाकू है वो जब डाका डालता है
तो उसको सबसे पहले ये याद आती है कि काश कोई ऐसी सरकार होती जो हमारी इस स्थिति में कुछ एक आर्थिक मदद करती। तो आज की परिस्थिति ऐसी है जहां पर हम लोगों को जो सोशल जस्टिस के जितने पैमाने थे, उसके साथ इकोनॉमिक जस्टिस का पैमाना बनाने के लिए आज इस तरीके की स्कीम्स लानी जरूरी हो गई। जिस कड़ी में हमने क्या कहा कि हम दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देंगे। इस बात को शायद भाजपा ने भी समझा कि भाई ये लोग आर्थिक फ्रंट पर इतने कमजोर हो गए हैं इस इन्फ्लेशन की वजह से कि इनको भी देना पड़ेगा। तो भाजपा ने भी आज 2500 रुपए अनाउंस कर दिए। ऐसे ही जब मेडिकल इन्फ्लेशन की बात आती है, हर साल लगभग 15% से जो अस्पताल में खर्चा होता है इलाज कराने का, वो बढ़ता चला जाता है। तो हमने जैसे राजस्थान में एक चिरंजीवी योजना चलाई थी जिसमें हम 25 लाख रुपए की आपको बीमा देते थे और विदाउट क्वेश्चन आस्क्ड। उसके अंदर ना तो कोई 60 साल का क्राइटेरिया, ना आपकी कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, ना उसमें कोई इकोनॉमिक स्टाटा का कोई पैमाना। हम आपको एक होलसम कवर देते थे। वो सेम हमने जीवन रक्षक योजना दिल्ली की जनता के सामने रखी। हमें यह भी समझ आया कि दिल्ली के अंदर जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनके लिए तो कोई सरकार सोच नहीं रही। तो जिस तरीके से कर्नाटक में हम प्रति माह वहां 3000 रुपए देते हैं बेरोजगारी योजना के तहत, हमने वैसी ही एक स्कीम जो हमारे लोकसभा के संकल्प पत्र में थी, हमने वो सामने रखी कि 8500 रुपए जब तक आपको कोई नई नौकरी परमानेंट नहीं मिल जाती, आपके लिए सरकार उसका वहन करेगी। तो आज जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को इन सारी योजनाओं की तरफ देखना पड़ रहा है। और हम ये भी मानते हैं कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हम लोगों को ये जो बिल्कुल, पिछले बहुत 11 बहुत साल अच्छी का बात आपने न्याय कही नीरज जी ने। बिल्कुल, आप वैसे हैं तो राजनीतिक प्रवक्ता के तौर पे आए हैं, लेकिन आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट कहा है कि आर्थिक फ्रंट पे जो मजबूरियां हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, उस वजह से यहाँ पे आर्थिक मदद देने की ज़रूरत थी, जो हम लोगों ने चुनावी वादा किया है। अनिल पद्मनाभन साहब, जो दलील यहाँ पे नीरज मिश्रा दे रहे थे, वो कितना आपको वैलिड लग रहा है? इन्होंने साथ में जोड़ा भी, ये भी अच्छी बात है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हाँ, लक्ष्मण जी, जो नीरज जी ने अभी हमारे सामने जो वक्तव्य रखा, वो बिल्कुल अच्छा सवाल उठाया है। लेकिन मैं ये सवाल असली सवाल यही है कि आज हमें रेवड़ियां बांटने की मतलब ज़रूरत क्यों है। तो आप मतलब ये सवाल ये सारे राजनीतिक पार्टियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। आप 75 साल हो गए देश के आज़ादी के बाद, मतलब आप 10 साल पहले 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, 40 करोड़ लोगों के पास बैंकिंग अकाउंट नहीं थे। आप और 10 साल पीछे जाइए, और भी बुरी स्थिति थी। तो ये क्यों है कि हम यूपी में आप ये जो 2019 तक गांवों में, रूरल में नलके में पानी 2% कम था हर हाउस होल्ड में, मतलब 2% हाउस होल्ड्स में ही नलके का पानी आता था। अब ये सवाल ये उठा, ये क्यों हुआ? तो ये तो है नहीं कि आज रेवड़ियां आज बांटनी शुरू हुई। रेवड़ियां भारत की आज़ादी के बाद से टाइम से हेल्प है, क्योंकि ये रेवड़ियां, इसको कहना ही गलत है, ये सोशल वेलफेयर है। अब आप इसको एक एक टारगेटेड लेवल पे दोगे तो ये रेवड़ियां नहीं कहलाएंगे। जैसे कि जब डीबीटी शुरू किया, डीबीटी, अब ये दोनों पार्टियां लड़ते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने यूपीए की सरकार में इसको पहला टेस्ट रन किया। ये उनकी उपलब्धि नहीं थी कि उन्होंने उसको पूरे लेवल पे स्केल नहीं किया। एनडीए सरकार ने स्केल किया। इससे आप सोचिए 3 लाख करोड़ का सेविंग हुआ गवर्नमेंट के एक्सचेकर का। ये आप पलट के देखिए तो 3 लाख करोड़ भ्रष्टाचार में जा रहा था। ये कुकिंग गैस के जो आधार के साथ जोड़ा, 4 करोड़ डुप्लीकेट अकाउंट निकले। तो हम यही देख, सोशल वेलफेयर के नाम पे भ्रष्टाचार जितना हुआ, पब्लिक को नहीं मिला। तो ये जो नीरज जी ने बोला, सही सवाल उठाया है। हमारी आर्थिक स्थिति लोगों में इतनी खराब है। आपने शुरू में कहा पर कैपिटा इनकम दिल्ली में बहुत बड़ा है, ये बात सही है। लेकिन आप पर कैपिटा इनकम मत देखिए, पर कैपिटा इनकम हर लेवल पे देखिए। तो नेशनल लेवल पे 3 लेवल के पर कैपिटा इनकम है। एक है $2,700, एक है $1,500। ये दोनों में कैटेगरी में सिर्फ 30% है। 70% जो है $1,000 का पर कैपिटा इनकम है। वही है दिल्ली का इमेज, दिल्ली में भी वही है। तो 70% लोग जो है $1,000 पर कैपिटा इनकम पर है। तो हम दिल्ली का पर कैपिटा इनकम में देख के गलत
मैसेज मतलब गलत अंडरस्टैंडिंग रहेगा हमारा। तो मेरे हिसाब से ये पहला सवाल ये है, ये असली सवाल उठाया इन्हें, लेकिन इन सारे पार्टियों को इसका जवाब देना पड़ेगा। और आखिरी में मैं यही कहूँगा कि मुफ्त में जो है ना, ये हम भारतीयों को ही हम मतलब क्रिटिसाइज करते रहते हैं, लेकिन मैं न्यूयॉर्क शहर में मैंने खुद देखा है, एक फ्री कोल्ड कॉफ़ी के लिए उनके जो गर्मी के मौसम में 1.5 किलोमीटर लंबा क्यू था। इसमें यह तो नहीं था कि सारे भारतीय खड़े थे क्यू में। तो फ्री में सबको ही मोह है, लेकिन सबको अच्छा लगता हम है। बिल्कुल, तो मुफ्त में सबको पसंद है, लेकिन सवाल ये है कि मुफ्त में हमें देना क्यों पड़ रहा है। ये बड़ा अच्छा सवाल उठाया था। देना क्यों पड़ रहा है, बिल्कुल। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये सवाल लेके मैं राजनीतिक प्रवक्ताओं के पास भी जाऊंगा, लेकिन हर्ष जी, आपका क्या मानना है? लगातार तीसरी बार तक रहने के बाद सत्ता में आम आदमी पार्टी को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, और सिर्फ इसके लिए आम आदमी पार्टी को गुनहगार क्यों ठहराऊंगा? दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे काफ़ी हद तक अधिकार रहता है केंद्र का भी, तो वहाँ से भी किस तरह का सपोर्ट मिला, और क्या हम लोग आर्थिक फ्रंट पे इतने कमजोर हो गए हैं क्या इस तरह के मुफ्त की योजनाओं की शुरुआत करनी पड़ रही है? और पब्लिक तो लेगी, जैसा कि बता रहे थे इन्होंने, अनिल जी ने, कि मुफ्त की कॉफ़ी मिल रही थी, लोग लाइन में लग गए 1.5 किलोमीटर। मुफ्त की चीज़ें तो अच्छी तो लगेगी, लेकिन एम्पावर करिए लोगों को, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मुफ्त का मोह छोड़ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, और उसका दूसरा पहलू ये है कि किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना में आप सोशल वेलफेयर करेंगे, लेकिन उस सोशल वेलफेयरिज्म की जो पॉलिसी थी, जिसको हम सोशलिस्ट पॉलिसी कहते हैं, समाजवादी नीतियां कहते हैं, वो नेहरू जी के समय में हुई, और देश कहाँ खड़ा रहा ये कोई बताने की बात नहीं। 3.5-4% की जीडीपी ग्रोथ रेट रही, और हम इसी में परेशान रहे कि कैसे मैनेज करें, क्या करें, चलो किसी तरह से कुछ इंस्टीट्यूशन बना लें, कुछ कर लें। और हम बरसों बरस उन चीजों पर भी काम नहीं कर पाए कि चलो सबके घर में बिजली होनी चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। और हम अभी अनिल पद्मनाभन जी ने जो बताया कि 2019 की रिपोर्ट उन्होंने बताई। अब उसके बाद क्या होता है कि एक सरकार आती है और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई हम जो बेसिक चीजें हैं वो करेंगे। और क्योंकि लक्ष्मण जी, आप तो सारे बजट लगातार कवर कर ही रहे हैं, अरुण जेटली जी ने बजट भाषण देते हुए कहा था उत्तर प्रदेश की कर्ज माफी की योजना पर कि हम केंद्र से 1 रुपया नहीं देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है, लोकसभा के पटल पर बाकायदा जब बजट भाषण प्रस्तुत किया जा रहा था उसमें अरुण जेटली ने कहा। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? अगर हम इसी तरह फ्रीबीज के पीछे भागते रहे तो भारत को श्रीलंका बनने में देर नहीं लगेगी। और आज मैं बिना किसी बट के कह रहा हूं, सारे राजनीतिक दलों ने हम मतदाताओं का, कुशल श्रमिकों का, देश के पुरुषार्थी मतदाताओं का अपमान करना तय कर लिया। सरकारी खजाना है, लूट सके तो लूट। ये इनके माता पिता की संपत्ति है या पूर्वज छोड़ के गए थे, जिसका ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। और ये सीधे सीधे चुनाव के पहले सरकारी रिश्वत है, जिसमें कोई पार्टी पीछे नहीं रहना चाहता है, जिसको कहते हैं देशज भाषा में कहें तो भाई अपने बाप का क्या जाता है, ये कहते हैं ना आदमी कि अपने बाप का क्या जाता है, और नहीं जाता है तो फिर तो दूसरा भी कहते हैं कि माले मुफ्त दिले बेरहम। अब जब आप इस अंदाज की राजनीति कर रहे हैं, और दुर्भाग्य कि ये चोरी है, चोरी और सीनाजोरी की जा रही है। अरविंद केजरीवाल रेवड़ी पर चर्चा करा रहे हैं। भगवंत मान की सरकार पंजाब में आई थी, सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया था आपको ध्यान में है? देश के लोगों को पता होना चाहिए। आए, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि 1 लाख करोड़ का कर्जा दे दीजिए। नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने कर्जा। क्या हुआ? 1000 रुपए जो महिलाओं को देना था नहीं आया। उस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू थे कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा जितनी योजनाओं का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है उतना अगर करें तो इस सरकार का बजट ही नहीं, पंजाब के टोटल बजट से कई गुना एक्सीड कर गया। हमने हिमाचल में देखा टॉयलेट टैक्स लगाना पड़ा, हमने कर्नाटक में देखा मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहना पड़ा ये जो शक्ति स्कीम है जो महिलाओं को बस में मुफ्त सफर कराती है, भैया कहां तक ले जाओगे देश को? हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, टॉप 3 इकोनॉमी में जा रहे हैं, और ये तमाशा, शर्म आनी चाहिए नेताओं को। मैं इसके अलावा और कोई शब्द नहीं कह सकता। और चूंकि आपने एक सवाल स्पेसिफिक पूछा, उसका स्पेसिफिक जवाब दूंगा। इस चोरी और सीनाजोरी के लिए अगर कोई एक व्यक्ति बुरी तरह से जिम्मेदार है, जिस व्यक्ति ने कहा था कि आरक्षण उसको नहीं मिलना चाहिए, अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूं, जिसको एक बार मिल चुका है दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो व्यक्ति कहता था शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च होना चाहिए, वो व्यक्ति 10 साल में एक योजना नहीं ला पाया। 10 साल बाद वो कह रहा है कि हम संजीवनी योजना लाएंगे। 10 साल में वो महिलाओं के लिए कोई योजना नहीं ले पाया, अब कह रहा है कि हम ज्यादा योजना देंगे। मुझे लगता है नेताओं को शर्म आनी बंद हो गई है। अब
जनता को तय करना पड़ेगा कि इन नेताओं को शर्मसार करें। इसकी जरूरत आ गई, नहीं तो हमारा देश भी किस दिशा में जा रहा है ये कोई बताने की बात नहीं। शर्मसार करने वाली राजनीति है।